हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी में जोरदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ महा मैराथन क्लास, जिसमें है आपका हिंदी का कृतिका भाग 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें से आपका मतलब कि दो चैप्टर को कवर किया गया है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। और इससे पहले का यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं वीडियो, तो पार्ट 1 भी जा करके देखिए, क्योंकि वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृतिका भाग 2 से ही केवल 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 35 प्रश्न पूछे जाते हैं आपका क्षितिज भाग 2 से, और 25 प्रश्न पूछे जाते हैं आपका किसमें, हिंदी व्याकरण से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है कि यही ढैया झुलनी हैरानी हो रामा पाठ के लेखक कौन है। शिव पूजन सहाय, मधु कांकरिया, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, या फिर कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। अगला प्रश्न है कि यही ढैया झुलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की किस कृति की एक झांकी है। तो अविरल गंगा का, बहती गंगा का, नमामि गंगा का, या फिर गंगा का आंचल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहती गंगा का। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था, किनकी कृति है। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का, शिव पूजन सहाय का, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का, या फिर कमलेश्वर का। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा में काशी के 200 वर्ष यानी 1750 से 1950 के हैं अविच्छिन्न जीवन प्रवाह के अनेक हैं, क्या हैं, कारनामे हैं, घटनाएं हैं, झांकियां हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झांकियां है। अगला प्रश्न है कि यही ढैया झुलनी हैरानी हो रामा का अर्थ क्या है। हे भगवान, यहाँ मेरी झुलनी मिल गई है। हे राम, ऐसी स्थान पर मेरी झुलनी खो गई है। मेरी झुलनी कहाँ गई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हे राम, ऐसी स्थान पर मेरी झुलनी खो गई है। अगला प्रश्न है झुलनी क्या है। कि कान में पहने जाने वाले गहना, गर्दन का गहना, हाथ का गहना, या फिर नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहना जाने वाला गहना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहना जाने वाला गहना होता है झुलनी। अगला प्रश्न है कि यही ढैया झुलनी हैरानी हो रामा कहानी किसे रूबरू कराने के लिए संकलित किया गया है। तो आम जनता को, किसान को, महिला को, या फिर विद्यार्थी को। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थी को, स्टूडेंट को। अगला प्रश्न है कि यही ढैया झुलनी हैरानी हो रामा में किसकी अभिव्यक्ति है। तो यथार्थ और आदर्श का, दंत और इतिहास का, मानव मन के कमजोरियों और उदारवादियों को, या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी है। यानी यथार्थ और आदर्श भी है, दंत कथा और इतिहास भी है, मानव मन की कमजोरियों और उदारताओं की भी ये भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यही ढैया झुन्नी हैरानी हो रामा कहानी गीत संगीत के माध्यम से किसे एक अलग तरह का अंजाम देती है। तो प्रेम कहानी को, उसके बाद मानव सभ्यता को, बीतते हुए कल को, या फिर जुदाई की कहानी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम कहानी को देती है। अगला प्रश्न है कि बनारस में 4-5 के समूह में गाने वाली परंपरा को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, वैवाहिक परंपरा से, गौनहारिन परंपरा से, रिवाजिक परंपरा से, या फिर मंगलमय परंपरा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौनहारिन परंपरा से। अगला प्रश्न है कि दुलारी बाई का संबंध किस परंपरा से है। तो गवैये परंपरा से, दुलारी परंपरा से, गौनहारिन परंपरा से, या फिर वैवाहिक परंपरा से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौनहारिन परंपरा से है। अगला प्रश्न है दुलारी बाई की मुलाकात 17 वर्ष टुन्नू की कहाँ से हुई थी। मतलब कि कहाँ हुई थी, 17 वर्ष टुन्नू से मुलाकात कहाँ पे हुई थी। विवाह कार्यक्रम में, शमशान घाट में, भोज कार्यक्रम में, या फिर संगीत कार्यक्रम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत कार्यक्रम में। कहाँ पर हुआ संगीत कार्यक्रम, तो खोजवा बाजार में। तो ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दुलारी बाई का संगीत में प्रतिद्वंदी कौन था। प्रतिद्वंदी मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी मतलब होता है कॉम्पिटिटर। ठीक है, कॉम्पिटिटर मतलब कि उसके विरुद्ध, मतलब कि गाने वाला है यहाँ पे है। तो कौन था, रामू था, टुन्नू था, रम्माबाई था, या फिर लीलाबाई था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टुन्नू था, टुन्नू। ठीक है, 17 वर्षीय टुन्नू। अगला प्रश्न है कि दुलारी बाई एवं टुन्नू के बीच का व्यक्तिगत प्रेम अंततः किसमें परिणत हो जाता है। तो राखी प्रेम में, देश प्रेम में, गांव प्रेम में, या फिर शहरी प्रेम में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देश प्रेम में परिणत हो जाता है।
अगला प्रश्न है, यही ढैया झुलनी है रानी हो रामा कहानी के लेखक ने किस वर्ग के लोगों के जन्मभूमि के प्रति प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ एवं आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के, समाज के मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज के मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझने जाने वाले वर्ग के है। अगला प्रश्न है कि यही ढैया झुलनी है रानी हो रामा कहानी में सच न छापने वाले किसका दोहरा चरित्र के सामने आया है? तो किसका सामने आया था दोहरा चरित्र? संपादक का, लेखक का, उसके बाद आपका प्रकाशक का या फिर मुद्रक का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपादक का, यानी कि पेपर में जो छापते हैं उसका, सोशल मीडिया का। ठीक है, तो इसका दोहरा चेहरा सामने आया था क्योंकि वह सच नहीं छापे थे। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे कौन दनादन दंड लगाती जा रही थी? तो दुलारी, रंभाबाई, टुन्नू या फिर चंदाबाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुलारी बाई। अगला प्रश्न है, दुलारी के शरीर से टपक टपक कर गिरे बूंदों से भूमि पर क्या बन गया था? तो क्या बना था? बर्फ का पुतला बना था, पानी का पुतला बना था, पसीने का पुतला बना था या फिर मोम का पुतला बना था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पसीने का पुतला बन गया था। अगला प्रश्न है, दुलारी का अंगोछा कितने खानों का था? 5 खान का, 3 खान का, 2 खान का या फिर 4 खान का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 खानों का था। अगला प्रश्न है कि कसरत के पश्चात दुलारी ने किसमें अपने भुजादंडों का अवलोकन किया? आईना में, दीवार में, थाली में या फिर जमीन में? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईना में अपने भुजादंडों का अवलोकन किया। अगला प्रश्न है कि दुलारी ने चने के साथ क्या चबाना प्रारंभ कर दिया था? तो क्या चबाना शुरू की थी? लहसुन, प्याज, मिर्च या फिर केवल बी और सी दोनों? यहाँ पे सी भी कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे बी और सी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए, बी और सी यानी कि प्याज और मिर्च दोनों, प्याज और मिर्च दोनों होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुलारी का दरवाजा किसने खटखटाया था? तो रामू ने, टुन्नू ने, रंभाबाई ने या फिर श्याम ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टुन्नू ने। टुन्नू, ठीक है, टुन्नू ने मतलब कि खटखटाया था। अगला प्रश्न है, दुलारी ने किसे अपने यहाँ आने से मना किया था? किसको अपने यहाँ आने से मना किया था? टुन्नू को, सुन्नू को, रंभाबाई को या फिर रामू को? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टुन्नू को आने से मना किए थे। अगला प्रश्न है कि होली के त्यौहार पर खद्दर की साड़ी लेकर कौन दुलारी के घर गया था? तो कौन गया था? रंभा, चड्डा, टुन्नू या फिर मूसन तिवारी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टुन्नू गया था, टुन्नू। अगला प्रश्न है कि मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं, देखो पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। यह कथन किसने कहा था? मतलब किसका था यह कथन? किसका था? टुन्नू का, दुलारी का, रामू का या फिर रम्मा का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टुन्नू का। जब साड़ी दे रहे थे, खद्दर का साड़ी किसको दे रहे थे? दुलारी को, होली के अवसर पर। ठीक है, तब मतलब कि वह नहीं ले रही थी, तो नहीं ले रही थी तो यही कथन कहे थे कि मैं तुमसे तो कुछ मांगता नहीं हूँ, देखो पत्थर की देवी तक, मतलब कि पत्थर की देवी होती है, मूर्ति होती है भगवान की जिसको हम पूजते हैं, उसको भी हम लोग कुछ भेंट देते हैं तो वो भी नहीं ठुकराती है, तो तुम तो हाड़ मांस से बनी हो। तो यह कथन कहे थे टुन्नू ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शीर्ण वदन शब्द का अर्थ क्या है? रोना, कुमलाया हुआ मुख, उदास मुख या फिर बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि कुमलाया हुआ मुख होता है और उदास मुख होता है। इसका मतलब क्या होता है? शीर्ण वदन का मतलब होता है। अगला प्रश्न है दुलारी किसे बार बार चूमने लगी? तो टुन्नू को, कागज का टुकड़े को, रंभा को या फिर धोती पे पड़े धब्बों को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धोती पर पड़े धब्बों को बार बार चूमने लगी थी। अगला प्रश्न है कि तीज के अवसर पर दुलारी कहाँ गाने गई थी? तीज के अवसर पर दुलारी कहाँ गाने गई थी? सोनपुर मेला में, बनारस में, खोजवा बाजार में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खोजवा बाजार गई थी। टुन्नू की मुलाकात यहीं पे हुई थी। ठीक है, कजली का दंगल। अगला प्रश्न है आपका कि दुलारी के पास किसमें सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी? तो गद्य में, पद में, ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पद में। अगला प्रश्न है कि किसे कजली गाने में महारत हासिल था? दुलारी को, टुन्नू को, रंभा को या फिर श्यामा को? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुलारी को कजली गाने में महारत हासिल था।
अगला प्रश्न है कजली है। कजली क्या है? एक तरह का गीत है, एक तरह का लोकगीत है। उसके बाद भादो माह के तीज में गाया जाने वाला गीत है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी है। यानी कि एक तरह का गीत भी है, एक तरह का लोकगीत भी है और भादो माह की तीज में गाया जाने वाला गीत भी है। अगला प्रश्न है कि टुक्कड़ है। टुक्कड़ क्या है? शहनाई के साथ बजाए जाने वाला ढोलक, कजली के समय बजाया जाने वाला नगाड़ा, एक प्रकार का बांसुरी या फिर शहनाई के साथ बजाया जाने वाला तबले जैसा बाजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शहनाई के साथ बजाया जाने वाला तबले जैसा बाजा होता है आपका टुक्कड़। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि रनिया लई परमेश्वरी लोट, दर गोड़े से घेवर बुंदिया, ते माथे मोती कहिए बिंदिया, उवर किनारी में सारी के टोक सोनहोली कोट रनिया। यह गाना किसके द्वारा गाया गया था? तो यह गाना किसके द्वारा गाया गया था? दुलारी के द्वारा, श्यामा के द्वारा, टुन्नू के द्वारा या फिर रंभा के द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि टुन्नू के द्वारा गाया गया था। अगला प्रश्न है कि टुन्नू की उम्र क्या थी? टुन्नू की उम्र क्या थी? अभी ऊपर में देखे भी थे, क्या था उसका उम्र? 13 से 14 वर्ष, 16 से 17 वर्ष, 18 से 19 वर्ष या फिर 21 से 22 वर्ष। तो ऊपर में जिक्र किया गया था ना कि 17 वर्ष टुन्नू। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16-17 वर्ष था। अगला प्रश्न है कि टुन्नू के पिता कौन सा कार्य करते थे? टुन्नू के पिता जो थे वह कौन सा कार्य करते थे? सत्यनारायण की कथा कराना, श्राद्ध कराना, विवाह कराना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी कार्य करते थे। यानी कि सत्यनारायण की कथा करते थे, उसके बाद श्राद्ध करवाते थे, विवाह करवाते थे, ये सभी करवाते थे टुन्नू के पिता। अगला प्रश्न है कि टुन्नू का उस्ताद कौन था? टुन्नू का उस्ताद कौन था? भैरो हेला, दुलारी, रंभा या फिर विवेक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भैरो हेला। अगला प्रश्न है कि गोनहारियों का क्या अर्थ है? गोनहारियों का क्या अर्थ है? कि गाने के पेशा करने वाली, तबला वादक, ढोलक बजाने वाला या फिर बांसुरी वादक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, गाने की पेशा करने वाली होती है आपका गोनहारियों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कहा गया कि कोढ़ियल मुहव्य लेव बकोट तो, बाप तई घाट अगोरलन कोड़ी कोड़ी, जोर बटोरलन ते सब्र सरबउला, बोल जिंदगी में कब देखेली लोट कोढ़ियल। तो उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा कहा गया है? टुन्नू, दुलारी, विवेका या फिर रंभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुलारी द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि जितना मन माने गिरियाव, अहीन दिल कई तपन बुझावै, अपन मन कई विवाह सुनाइब, हम डंके के चोट रनिया। टुन्नू द्वारा उपयुक्त पंक्ति गाने के पश्चात कौन लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा था? तो कौन दौड़ा था? फेंकू सरदार ने, उसके बाद दुलारी ने, उसके बाद विवेका ने या फिर सांभा ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फेंकू सरदार। मतलब कि कौन दौड़ाई थी? ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है यह गाये थे, तब लाठी लेकर कौन उसे मारने दौड़ा था? तो फेंकू सरदार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि फेंकू सरदार कौन था? फेंकू सरदार कौन था? दुलारी के मालिक था, टुन्नू का मालिक था, सुंदर के मालिक था या फिर विवेक का पिता था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुंदर का मालिक था। अगला प्रश्न है कि फेंकू सरदार से टुन्नू की रक्षा किसने किए थे? तो रंभाबाई ने, टुन्नू के पिता ने, सुंदर ने या फिर दुलारी ने। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुलारी थी, दुलारी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खोजवा बाजार के कार्यक्रम में दुलारी को ललकारने वाला टुन्नू निम्न में से क्या पहनकर आया था? टुन्नू क्या पहनकर आए थे खोजवा बाजार के जब हुआ था, क्या कहते हैं, कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें क्या पहन के आए थे? मलमल का कुर्ता एवं लखनवी दोपलियाँ, कोट पैंट, खद्दर का कुर्ता एवं गांधी टोपी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि खद्दर का कुर्ता एवं गांधी टोपी पहनकर आए थे। अगला प्रश्न है कि आबरवा का क्या अर्थ है? बहुत बारीक मलमल, सूती वस्त्र का धागा, खादी वस्त्र या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? आबरवा का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुत बारीक मलमल होता है। अगला प्रश्न है कि टुन्नू द्वारा दी गई किस चीज़ को दुलारी ने कपड़ों के नीचे दबाकर रखा था? तो टुन्नू क्या दिए थे उसको, मतलब कि कपड़ों के नीचे दबा कर रखे थे? धोती को, चुनरी को, साड़ी को या फिर चूड़ी को। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि साड़ी को रखी थी अपने कपड़ों के नीचे दबा करके। अगला प्रश्न है कि दुलारी ने अपने पति टुन्नू के हृदय, अपने
प्रति, यहाँ प्रति है, ठीक है, अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव किस मुलाकात में कर लिया था? तो किस मुलाकात में किए थे? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली मुलाकात में ही, मतलब कि दुलारी जो थी अपने प्रति, जो टुन्नू के हृदय में जो दुर्बलता थी उसको अनुभव पहली मुलाकात में ही कर ली थी। अगला प्रश्न है कि किसे यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रंभाबाई, कविता, दुलारी या फिर सारिका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुलारी बाई। अगला प्रश्न है कि दुलारी की कोठरी में धोतियों का एक बंडल लिए किसने प्रवेश किया था? टुन्नू ने, मूसन तिवारी ने, ताऊ जी ने या फिर फेंकू सरदार ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा है सही? ऑप्शन डी, यानी कि फेंकू सरदार धोती का बंडल लिए प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है कि तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, यह कथन किसने फेंकू सरदार से कहा था? तो किसने कहा था? दुलारी ने, पार्वती ने, रंभा ने या फिर मौसी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुलारी ने कहा था। किससे कहा था? फेंकू सरदार से। अगला प्रश्न है कि दुलारी को होली का वादा तीज पर पूरा करने का आश्वासन किसने दिया था? तो किसने दिया? मूसन तिवारी ने, फेंकू सरदार ने, टुन्नू ने या फिर मालिक ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेंकू सरदार ने। अगला प्रश्न है कि भारत भारत जननी तेरी जय हो गीत गाते हुए कौन भैरवनाथ की संकरी गली से गुजरा था? तो कौन गुजरे थे? टुन्नू, देश के दीवानों का दल, भैरव बाबा या फिर फकीरों का दल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देश के दीवानों का दल। अगला प्रश्न है कि देश के दीवानों का दल के 4 सदस्यों द्वारा फैलाए गए चादर पर खिड़कियों से किसकी वर्षा हो रही थी? तो रुपया का, उसके बाद चावल दाल आटा का, धोती साड़ी कमीज कुर्ता टोपी का या फिर उपयुक्त सभी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धोती साड़ी कमीज कुर्ता और टोपी का बरसात हो रही थी। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिए थे? तो कौन फेंके थे? फेंकू सरदार ने, मूसन तिवारी ने, टुन्नू ने या फिर दुलारी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुलारी ने फेंकी थी। अगला प्रश्न है कि जुलूस में शामिल लोगों की आंखें किसकी तलाश खिड़की में करने लगी थी? तो धोती के बंडल फेंकने वाले की, फेंकू सरदार की, टुन्नू की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धोती के बंडल फेंकने वाले की। अगला प्रश्न है कि जुलूस में चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर क्यों उठ गई थी? तो फटे पुराने कपड़े गिरने के कारण, नोटों के बंडल गिरने के कारण, धोतियों का नया बंडल गिरने के कारण या फिर गोली चलने के कारण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धोतियों का नया बंडल गिरने के कारण। अगला प्रश्न है कि जुलूस में सबसे पीछे जाने वाला खुफिया पुलिस का रिपोर्टर कौन था? मंसूर आलम, अली सगीर, परवेज मुसद या फिर बेलवाल असगर? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अली सगीर था। पुलिस का खुफिया रिपोर्टर कौन था? अली सगीर। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने दुलारी के मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया था? तो किसने किया था? दुलारी सगीर ने, मतलब अली सगीर ने, सगीर अली ने, उसके बाद मंसूर खान ने, मसूर आलम ने या फिर फेंकू सरदार ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अली सगीर ने। ठीक है, इसका सही आंसर अली सगीर होगा। मकान का नंबर, दुलारी का मकान का नंबर अपने दिमाग में नोट कर लिए थे अली सगीर, जो कि पुलिस का रिपोर्टर था, खुफिया रिपोर्टर। अगला प्रश्न है कि दुलारी को खिड़की खोलते किसने देख लिया था? टुन्नू ने, मूसन तिवारी ने, उसके बाद अली सगीर ने या फिर परवेज रकुल ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अली सगीर ने देख लिया था। अगला प्रश्न है कि पुलिस रिपोर्टर अली सगीर ने चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने क्या फेंका था? तो बम फेंका था, कागज का टुकड़ा फेंका था, चवन्नी फेंका था या फिर एक दुवन्नी फेंका था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक दुवन्नी फेंका था। अगला प्रश्न है कि फेंकू सरदार की पीठ पर झाड़ू झाड़ते तथा उनके पीछे सीढ़ी उतरते कौन चिल्लाया? निकल निकल अब मेरी देहरी डाका, तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी? तो कौन चिल्लाए थे? रंभाबाई ने, पार्वती ने, दुलारी ने या फिर राम प्यारी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुलारी ने। अगला प्रश्न है दुलारी द्वारा बटलोही को ठोकर मारने से दाल कहाँ जा गिरा था? सड़क पर, छत पर, फेंकू सरदार पर या फिर चूल्हा में? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चूल्हा में जाकर गिरा था। अगला प्रश्न है यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आया, कभी नहीं आता, यह कथन किसका था? दुलारी का, रंभा की माँ का, झिंगुर की माँ का या फिर फेंकू सरदार का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झिंगुर की माँ का। अगला प्रश्न है कि झिंगुर की उम्र कितनी थी? 9 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 वर्ष था झिंगुर।
अगला प्रश्न है कि टुन्नू महाराज के गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए, यह समाचार किसने सुनाया था? किसने सुनाया था? तो फेंकू सरदार ने, झिंगुर की माँ ने, या फिर रंबाबाई ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ने, झिंगुर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टुन्नू की हत्या का समाचार सुनकर कौन सा शब्द हो गए थे? तो कौन सा शब्द हो गए थे? झिंगुर की माँ ने, फेंकू सरदार ने, दुलारी ने, या फिर रंभाबाई ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुलारी ने, क्योंकि दुलारी जो थी वह टुन्नू से प्रेम करती थी। अगला प्रश्न है कि मुझे लुका छुपी फूटी आंख नहीं सुहाती, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सब डंके के चोट पर, यह कथन किसका है? बिट्टो का, रंबाबाई का, झिंगुर की माँ का, या फिर दुलारी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुलारी का। अगला प्रश्न है कि टुन्नू कहाँ मारा गया था? पुलिस लाइन में, टाउन हॉल में, बाजार में, या फिर मेला में? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाउन हॉल में मारा गया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि दुलारी को थाना जाना होगा और अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में गाना पड़ेगा? तो कौन कहे थे? झिंगुर ने, पुलिस रिपोर्टर ने, थाना का मुंशी ने, या फिर फेंकू सरदार ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेंकू सरदार ने कहा था। अगला प्रश्न है अखबार के रिपोर्टर शर्मा जी को किसने चाय का दुकान खोलने की सलाह दिए थे? तो प्रधान संवाददाता ने, उसके बाद खुफिया रिपोर्टर ने, संपादक ने, या फिर दुलारी ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रधान संवाददाता ने। अगला प्रश्न है शर्मा जी की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? कि मायाजाल, लैला मजनू, उसके बाद यही ढैया जुन्नी हैरानी हो रामा, या फिर गुलामी का दास्ताना? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यही ढैया जुन्नी हैरानी हो रामा। इसका सही आंसर क्या होगा? यही ढैया जुन्नी हैरानी हो रामा। ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछी जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है कि टुन्नू किस जुलूस से पकड़ा गया था? विदेशी वस्त्रों के संग्रह करते जुलूस से, गायकों के टोलियों के जुलूस से, किसानों के जुलूस से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विदेशी वस्त्रों के संग्रह करते जुलूस से पकड़े गए थे। अगला प्रश्न है टुन्नू को किसने पकड़ा था? परवेज रसूल ने, फेंकू सरदार ने, रंभाबाई ने, या फिर अली सगीर ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अली सगीर ने। अली सगीर कौन था? तो पुलिस रिपोर्टर का, मतलब कि खुफिया पुलिस का रिपोर्टर था। अगला प्रश्न है कि किसके बूट के ठोकर मारने से टुन्नू की हत्या हो गई थी? तो अली सगीर का, जमादार का, सगीर रहमत का, या फिर फेंकू सरदार का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमादार का। अगला प्रश्न है कि टुन्नू का शव कितने बजे वरुणा में प्रवाहित किया गया था? वरुणा का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, पानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, या फिर 11 बजे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 बजे प्रवाहित किया गया था। अगला प्रश्न है टाउन हॉल में आयोजित सभा में जनता के कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे? तो कितने थे? 1, उसके बाद 4, 10, या फिर एक भी नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं था। अगला प्रश्न है टाउन हॉल की सभा में दुलारी ने क्या पहना था? तो बनारसी साड़ी, मखमली धोती, खद्दर की धोती, या फिर उजला साड़ी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि खद्दर की धोती पहने थे। अगला प्रश्न है कि टुन्नू की हत्या के बाद दुलारी का कार्यक्रम कहाँ हुआ था? टाउन हॉल में, मेला में, बाजार में, या फिर पुलिस लाइन में? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाउन हॉल में हुआ था जहाँ टुन्नू की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि दुलारी से किसने मौसमी चीज गाने की फरमाइश किए थे? अली सगीर ने, शबीर अहमद ने, फेंकू सरदार ने, या फिर जमादार ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अली सगीर ने। अगला प्रश्न है कि टाउन हॉल में दुलारी द्वारा गाए गए गीत का बोल था तो क्या था? यही ढैया बलमा है रामा हो रामा, या फिर बालम लूटल यही ढैया हो रामा, यही ढैया जुलनी हैरानी हो रामा, कांसो पूछू में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यही ढैया जुलनी हैरानी हो रामा, कांसो पूछू में, यही था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है टाउन हॉल की सभा में दुलारी द्वारा गाए गए गीत का दूसरा चरण था तो दूसरा चरण क्या था? कि यही ढैया झुलनी भुलाइल हो रामा, कांसो पूछे में, यही ढैया खोइली प्यारवा हो रामा, यही ढैया खोइली साजन हो रामा, या फिर सास से पूछू, ननदिया से पूछे, देवरा से पूछत लजानी हो रामा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सास से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है शर्मा जी द्वारा पढ़े गए
शर्मा जी द्वारा पढ़े गए रिपोर्ट के पश्चात किसने कहा सत्य है परंतु सप नहीं सकता? तो कौन कहे थे? प्रभात संवाददाता ने, अली सगीर ने, संपादक ने या फिर जमादार ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संपादक ने कहे थे। अगला प्रश्न है, टुन्नू की हत्या किस तिथि को हुई थी? टुन्नू की हत्या किस तिथि को हुई थी? 26 जनवरी को, 6 अप्रैल को, 15 अगस्त को या फिर 25 फरवरी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 अप्रैल को हुई थी। अगला प्रश्न है कि दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे को क्या था? प्रेम के पीछे क्या था? तो दुलारी की सुंदरता, टुन्नू की सादगी, वैचारिक मतंग या फिर उनका कलाकार मन और उनकी कला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उनका कलाकार मन और उनकी कला था। अगला प्रश्न है, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ हुआ था? दुल्लू मतलब कि दुलारी और टुन्नू थे वह पहले बार कहाँ मिले थे? कहाँ भेंट हुआ था? तो खोजवा बाजार में, मेला में, टाउन हॉल में या फिर फेकू सरदार के घर में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि खोजवा बाजार में। खोजवा बाजार में हुआ था। क्या हुआ था? तो यहाँ पे मतलब कि कार्यक्रम हुआ था, ठीक है, कजली का जो कार्यक्रम था वह हुआ था। अगला प्रश्न है, दुलारी एवं टुन्नू किसके प्रति गायक थे? प्रसिद्ध गायक किसके थे? अंगनई के, डोमकच के, छऊ के या फिर कजली के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कजली के गायक थे। अगला प्रश्न है कि दुलारी प्रसिद्ध थी, तो दुलारी किसमें प्रसिद्ध थी? विनम्र स्वभाव के कारण, कठोर स्वभाव के कारण, प्रेयसी के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कठोर स्वभाव के कारण। अगला प्रश्न है कि टुन्नू की मृत्यु पर दुलारी क्यों विचलित हो उठी थी? वह टुन्नू से प्रेम करती थी, वह टुन्नू से नफरत करती थी, वह टुन्नू से बदला लेना चाहती थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वह टुन्नू से प्रेम करती थी। अगला प्रश्न है कि आज़ादी की लड़ाई में शहीद टुन्नू की मृत्यु के पश्चात दुलारी ने किसके द्वारा दी गई साड़ी को पहना था? तो अली सगीर के, फेंकू सरदार के, झिंगुर के या फिर टुन्नू के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि टुन्नू के। टुन्नू के द्वारा दी गई साड़ी को पहने थे। तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यही ढैया झुलनी हैरानी हो रामा के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या फिर 1935 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, इलाहाबाद में, सारनाथ में या फिर मिर्ज़ापुर में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की शिक्षा कहाँ से हुई थी? हरिश्चंद्र कॉलेज से, क्वींस कॉलेज काशी से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से या फिर उपयुक्त सभी से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से, यानी हरिश्चंद्र कॉलेज काशी से भी हुआ था, क्वींस कॉलेज काशी से भी हुआ था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि बहुभाषाविद शिव प्रसाद मिश्र रुद्र थे, तो क्या थे? उपन्यासकार और नाटककार, गीतकार और व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की प्रमुख उपन्यास है, तो क्या है? बहती गंगा एवं सूचिताएं, जिंदा मुर्दे एवं खोई हुई दिशाएं, पत्ताखोर या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहती गंगा एवं सूचिताएं। अब क्योंकि यह जो पत्ताखोर और जिंदे मुर्दे और खोई हुई दिशाएं, यह था आपका मधुकांक क्रिया का, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ताल तलैया गजलिका एवं परीक्षा पचीसी गीत एवं व्यंग गीत संग्रह किनकी रचना है? तो किसकी है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का, मतलब शिव पूजन सहाय का, अज्ञेय का, कमलेश्वर का या फिर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा संपादित रचनाएं किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? तो हिंदू महासभा का, उसके बाद वाराणसी प्रचारिणी सभा का, काशी नागरिक प्रचारिणी का सभा का या फिर इलाहाबाद प्रचारिणी सभा का? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि काशी नागरिक प्रचारिणी, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिव प्रसाद मिश्र ने रुद्र काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के किस पद पर सुशोभित किया गया था? किस पद पर सुशोभित किए गए थे? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद मिश्र किसके प्रति आजीवन निष्ठावान रहे थे? काशी के प्रति, प्रयागराज के प्रति, इलाहाबाद के प्रति, मथुरा के प्रति? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि काशी के प्रति।
अगला प्रश्न है कि बहती गंगा किनकी कृति है? तो बहती गंगा किनकी कृति है? कमलेश्वर की, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की, महावीर प्रसाद द्विवेदी के या फिर शिव पूजन सहाय की? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के। इसका मतलब कि कब प्रकाशन हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का देहांत कब हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुआ था? 1970 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में या फिर 1998 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की किस अनुपम कृति को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं तो कुछ उसे कहानी संग्रह भी मानते हैं? तो कौन सा था वह? सुचीता, परीक्षा पचीसी, ताल तलैया या फिर बहती गंगा? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहती गंगा। अगला प्रश्न है कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के पुजारियों के परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम क्या था? तो सुमित्रा देवी एवं महावीर प्रसाद मिश्र, उसके बाद सुचित्रा देवी एवं यदुवीर प्रसाद मिश्रा या फिर यशोधरा मिश्रा एवं रामधारी मिश्र या फिर सुप्रिया मिश्र एवं रामजीत मित्र? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुमित्रा देवी एवं महावीर प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का लेखक है? तो कौन है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का लेखक? अज्ञेय, रुद्र, निराला या फिर मधुकांक्रिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अज्ञेय है। अगला प्रश्न है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, महेंद्रानंद वात्सायन अज्ञेय या फिर धीरजानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय था अज्ञेय का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो कब एवं कहाँ हुआ था? तो 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया यानी कि कुशीनगर में, 1913 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बनारस में, 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में या फिर 1910 ईस्वी के मध्य प्रदेश के भोपाल में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुसिया यानी कि कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है अज्ञेय ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बिहार से या फिर जम्मू कश्मीर से? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त किए थे। प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो जम्मू कश्मीर से प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने BSc की डिग्री कहाँ से प्राप्त किए थे? तो कहाँ से प्राप्त किए थे? श्रीनगर से, बनारस से, उसके बाद लाहौर से या फिर पटना से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लाहौर से। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल जाना पड़ा था? तो कौन सा आंदोलन से भाग लिए थे? साहित्यिक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद किस कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव था? तो मराठी, संस्कृत, तेलुगु या फिर हिंदी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदी में था। अगला प्रश्न है कि कविता के अलावा अज्ञेय ने किन विधाओं में लेखन किया है? तो कहानी, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत एवं निबंध या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी छाप है? निम्न में से किसकी छाप है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि सामाजिकता का, राजनैतिकता का, बौद्धिकता का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्धिकता का। अगला प्रश्न है अज्ञेय के लेखन में निम्न में से किसकी पहचान की समस्या है? तो बौद्धिकता का, व्यक्तिकता का, सामाजिकता का या फिर राजनैतिकता का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तिकता का। अगला प्रश्न है भग्नदूत, चिंता, अरे ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, उसके बाद आंगन के पार द्वार किनकी काव्य संग्रह है? तो अज्ञेय का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, शिव पूजन सहाय का या फिर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय का। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उपन्यास की रचना अज्ञेय ने की है? तो कौन सा उपन्यास का रचना किए हैं? बहती गंगा का, उसके बाद शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप या फिर बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। मतलब कि शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। और बात है आपका बहती गंगा, तो बहती गंगा है आपका शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का, ठीक है। यही ढैया झुलनी रामा के मतलब के लेखक का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह अज्ञेय की है? विपथगा, शरणार्थी, जयदोल या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है।
अगला प्रश्न है त्रिशंकु एवं आत्मनेपद निबंध की रचना किसने की है? अज्ञेय ने, जयशंकर प्रसाद ने, मधु कांकरिया ने या फिर कमलेश्वर ने? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत अज्ञेय का है? कौन सा यात्रा वृत्तांत अज्ञेय का है? लाहौर की याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली या फिर बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अनेक जापानी हाइकू हाइकू कविताओं को अनुवादित किया है? तो कांकरिया ने, प्रसाद ने, अज्ञेय ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कविता संग्रह का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का मतलब कि कविता का संग्रह का कौन था, मतलब कि इसका लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अज्ञेय या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रसाद या फिर द्विवेदी जी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का समग्र काव्य सदानीरा नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है, संकलित है हुआ है? तो 4, 5, 7 या फिर 2? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। ठीक है, 2 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, साहित्य अकादमी से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से या फिर बी और सी दोनों से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों से, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ है क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक प्रकार का निबंध है। अगला प्रश्न है कि रचनाकार की कौन सी व्यवस्था उसे लेखन के लिए मजबूर करती है? तो कौन सी है? बाहरी, भीतरी, बाह्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें मजबूर कौन करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीतरी। भीतरी जो है वह व्यवस्था है, वह भीतरी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तो रचना पैदा होती है? मधु कांकरिया का, शिवपूजन सहाय का, अज्ञेय का या फिर कमलेश्वर का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय का। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के माध्यम से किसने अपनी बात को स्पष्ट किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने, शिवपूजन सहाय ने, सूर्यकांत त्रिपाठी ने या फिर अज्ञेय ने? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है हिरोशिमा कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संकलित हुआ है? तो संकलित किसमें हुआ है? अरे ओ करुणा प्रभामय, चिंता, भग्नदूत या फिर इंद्रधनुष रोंदे हुए थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अरे ओ करुणा प्रभामय। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है? तो शिवपूजन सहाय के, अज्ञेय के, उसके बाद जयशंकर प्रसाद के या फिर मधु कांकरिया के? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अज्ञेय के। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय लेखन के लिए किसे अधिक महत्व देते हैं? अनुभव को, अनुभूति को, विचार को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुभूति को देते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके बिना लेखक को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता है कि वह क्यों लिखता है? तो इसका सही आंसर क्या है? पढ़े बिना, सोए बिना, जाने बिना या फिर लिखे बिना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिखे बिना। अगला प्रश्न है कि अभ्यंतर शब्द का अर्थ क्या है? बाहरी, भीतरी, अंदरूनी या फिर बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों, यानी भीतरी और अंदरूनी होता है अभ्यंतर का अंतर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लिखने का कारण हो सकता है? तो संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, जो आर्थिक आवश्यकता या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि उन्मेष शब्द का अर्थ है, उन्मेष शब्द का क्या अर्थ है? अंधकार, प्रकाश, दीप्ति या फिर बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों है, यानी प्रकाश और दीप्ति दोनों है। अगला प्रश्न है निमित्ति का अर्थ है, निमित्ति का क्या अर्थ होता है? कारण, परिणाम, लेखन या फिर पठन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कारण होता है। अगला प्रश्न है कि कोई भी कृतिकार किसे एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है? तो भीतरी दबाव को, बाहरी दबाव को, अनुभव को या फिर अनुभूति को? तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग पहले कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाहरी दबाव को। अगला प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार कोई व्यक्ति बिछोने पर किसके बजने तक पड़ा रहता है? अलार्म बजने तक, घंटा बजने तक, ढोलक बजने तक या फिर नगाड़ा बजने तक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलार्म बजने तक।
अगला प्रश्न है कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पाठ में अज्ञे ने किसकी चर्चा किए हैं? कहानी का, कविता का, उपन्यास का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कविता का। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय किस संकाय के विद्यार्थी थे? तो मतलब किसका स्टूडेंट थे? कला का यानी कि आर्ट्स का, विज्ञान का यानी कि साइंस का, वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्स का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विज्ञान यानी कि साइंस के स्टूडेंट थे। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने निम्न में से कौन सा समाचार पढ़ा था? हिरोशिमा में अणु बम गिरने का, पक्षियों के मरने का, डकैती का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिरोशिमा में अणु बम गिरने का। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने युद्ध काल में भारत की किस सीमा पर देखा कि भारतीय सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे? तो उत्तरी सीमा में, पश्चिमी सीमा में, दक्षिणी सीमा में या फिर पूर्वी सीमा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सीमा में। अगला प्रश्न है लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला था? जापान, भूटान, श्रीलंका या फिर बर्मा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापान जाने का अवसर मिला था। अगला प्रश्न है कि अपने जापान दौरे के दौरान अज्ञे ने कहाँ जाकर अणु बम से पीड़ित लोगों को देखा था? तो कहाँ जाकर देखे थे? टोक्यो, ओसाका, उसके बाद हिरोशिमा या फिर नागोया? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिरोशिमा जाकर के देखे थे। अगला प्रश्न है कि अज्ञे को जापान दौरे के दौरान कहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोगों से भेंट हुई थी? तो भेंट कहाँ पर हुई थी? अतिथिशाला में, अस्पताल में, सैनिक छावनी में या फिर टोक्यो गेस्ट हाउस में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्पताल में। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर कौन कृतिकार के लिए गहरी चीज है? अनुभव, संस्कार, अनुभूति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुभूति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार का साथ घटित नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुभूति, अनुभव, दबाव या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? आप लोग पहले कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुभूति। अगला प्रश्न है कि जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तो तब वही अनुभूति डैश हो जाता है। तो क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रगतिशील या फिर प्रतिगामी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्यक्ष हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया था? पत्थर में मानव की उजली छाया को देखकर, उसके बाद प्रेत आत्मा को देखकर, हिरोशिमा के लोगों को देखकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पत्थर में मानव की उजली छाया को देख करके। अगला प्रश्न है कि क्या देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा था? क्या देखकर एक थप्पड़ सा लगा था? छाया को, वृद्ध को, लाश को या फिर विधवा को? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि छाया को देख करके। अगला प्रश्न है कि लेखक को हिरोशिमा की समूची ट्रेजेडी किस पर लिखी हुई थी, महसूस हुई थी? तो किस पर? कागज पर, दीवार पर, पत्थर पर या फिर पुस्तकालय पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्थर पर। अगला प्रश्न है कि लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखे थे? जापान में, भारत में, अमेरिका में या फिर श्रीलंका में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में। अगला प्रश्न है अज्ञे ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठे बैठे लिखे थे? तो कहाँ बैठे बैठे लिखे थे? जंगल में, बस में, हिरोशिमा में या फिर रेलगाड़ी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेलगाड़ी में, ट्रेन में। अगला प्रश्न है हिरोशिमा पर लिखी कविता किस दबाव का परिणाम है? तो अंतः, बाह्य, केवल ए या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि अंतः भी होगा और बाह्य भी होगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि कहा गया है हिरोशिमा की घटना निम्न में से किसका भयानकतम दुरुपयोग है? तो विज्ञान का, प्रकृति का, उद्योग का या फिर कल कारखाने का? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका यह आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा है, तो इसका आंसर जरूर से जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि 150 प्रश्न करवाए हैं, तो इसमें से आप लोग कम से कम एक प्रश्न का आंसर तो आप लोग से उम्मीद कर ही सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसी प्रकार से मतलब कि नए नए वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसी टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।